हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक की, जहां पर हम 1 अगस्त से 7 अगस्त करेंगे कवर। ऑल दो स्टूडेंट्स जो क्लैट 2026 को टारगेट कर रहे हैं या CUT 2026 को टारगेट कर रहे हैं, हम लोगों की ईयरली बैचेस जो है वो ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी डेमो क्लास, तो वो भी आप सब जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ नंबर है बुक कर सकते हैं। लाइव बैचेस के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। और जो भी GK GS का पोर्शन होगा वो यहाँ पर आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे डेडिकेटेड मैनर में। क्लैट 2026 हो या CUT 2026 हो, आप किसी भी चीज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो देर इज नो प्लेटफॉर्म बेटर देन अस। प्रोडक्ट वी हैव प्रोड्यूस रिजल्ट्स इन द पास्ट लाइक मेनी ईयर्स। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला करंट होगा आपका जी। फर्स्ट करंट इज लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ $1 बिलियन का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन किया है वॉल स्ट्रीट बैंक्स के साथ। वॉल स्ट्रीट अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट को आप लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पर जनरली दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर लोकेटेड है, जैसे JP मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, गोल्डमैन सैश, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे कई सारे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो LIC ने $1 बिलियन का FRA साइन किया है इन बैंक्स के साथ। FRA का मतलब होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी बॉन्ड LIC खरीदेगा तो वो किस रेट पर परचेज किए जाएंगे, तो उसको आज ही एट प्रेजेंट आप लोग डिसाइड कर लेते हैं। LIC की फाउंडेशन 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। इसके बाद बेटा भी एक नई रिपोर्ट आई है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिन्होंने बोला है कि इन इंडिया आउट ऑफ एवरी 5 इंडियंस केवल 2 ही भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। और रूरल कवरेज तो और बहुत बुरी है। अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को निकाल दूं तो ऐसे में हर 4 में से केवल एक इंडियन के पास ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिलेगी, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग एक्सक्लूड कर दें। इसके बाद जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांचेस हैं, अगर हम रूरल एरियाज में देखते हैं तो केवल 2% ब्रांचेस ही रूरल एरियाज में लोकेटेड है, जबकि रूरल एरियाज हमारी GDP में 45% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत ही इनइक्वालिटी है ब्रांचेस में भी। इसके बाद यूके के CM पुष्कर सिंह धामी ने एक बुक रिलीज करी है स्टूडेंट्स के ऊपर। बुक का नाम जो है वो है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। ये बुक जो है बेटा, इसको लता पांडे ने एडिट किया है, और डॉक्टर रामानंद और लता पांडे ये इस बुक के जॉइंट एडिटर्स हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, हम लोग बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इन्होंने अभी एक नेशनल सिंपोजियम सेलिब्रेट किया है, जिसमें यूनेस्को ने जब भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को रिकॉग्नाइज किया था, ये उसी की एनिवर्सरी में किया गया एक सिंपोजियम है, विच इज ऑर्गेनाइज बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की टेंजिबल कल्चरल लिस्ट में आते हैं। ये इंडिया के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद लोकसभा ने अभी प्रेसिडेंट रूल दोबारा से अप्रूव कर दिया है मणिपुर में। आपको बता दूं, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में है। एक बार प्रेसिडेंट रूल अप्रूव होता है तो 6 मंथ्स के लिए लगता है। अगर आपको और 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रूल को लगाना है तो यू नीड टू अप्रूव इट अगेन, 6 महीना खत्म होने से पहले। और वो अप्रूवल लोकसभा ने दे दिया है। इसका मतलब अगले साल अगस्त 13 तक अब ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये आप लोगों को मणिपुर में लगता हुआ दिखेगा। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया था वो N. बीरेन सिंह है। ला गणेशन इस समय वहां के गवर्नर है। इसके बाद इंडिया ने दुनिया में पहली बार एक साइंटिफिकली बायो ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी जो है वो डेवलप कर लिया है। और ये कहां पर डेवलप हुआ है, तो बेटा ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है। लेवेंडर हनी के इस साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला। इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, WWW डे। नेक्स्ट इज 1 से 7 अगस्त हम लोग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो थीम रही वो रही प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिन है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने कुछ UPI के रूल्स चेंज करे हैं 1 अगस्त से। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे अगर आप कोई भी UPI एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और अपने बैंक बैलेंस को चेक कर रहे हैं, तो अब आप एक एप्लीकेशन पर अपना बैंक बैलेंस 50 बार से ऊपर चेक नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी OTT का ऑटो पेमेंट सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका ऑटो पेमेंट जो है वो हमेशा नॉन पीक आवर्स में ही
जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नॉन पीक आवर्स में आ जाते हैं 10 बजे से पहले पहले, या 1 बजे से 5 बजे के बीच, या 9:30 बजे के बाद। इन तीनों टाइम्स में कभी भी आपका ऑटो पेमेंट एग्जीक्यूट होगा। आप अपनी बैंक डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं केवल एक दिन में 25 बार ही, यूजिंग एनी यूपीआई एप्लीकेशन। और इसके बाद अगर कोई भी अनकंफर्म पेमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने स्कैन करा, पेमेंट पेंडिंग में चला गया, तो उस पेंडिंग पेमेंट का स्टेटस विद इन अ फ्यू सेकंड्स अपडेट करना होगा। और अगर वो नहीं होता है तो आप एक दिन में केवल पेंडिंग पेमेंट के स्टेटस को 3 बार चेक कर सकते हैं, 90 सेकंड्स के गैप पर। इसके बाद फ्रेंड्स, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन टोटल 9,000 करोड़ रुपए इन पेनल्टी यहां पर रिसीव करे। और ये क्यों करे? तो मिनिमम बैलेंस आप लोग वहां पर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो मिनिमम बैलेंस ब्रीच किया। इस वजह से 11 सरकारी बैंकों ने पिछले 5 सालों में 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसे लोगों से वसूले, जिसमें सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड पर केनरा बैंक, थर्ड पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके बाद इंडिया का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो इस समय बनकर तैयार हो गया है। इनॉग्रेट करने पहुंचे सरबनंदा सोनोवाल, जो इंडिया के पोर्ट्स और शिपिंग मिनिस्टर हैं। और ये 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये बना है कांडला, गुजरात में। आपको बता दूं, हाइड्रोजन भी 3 तरह की होती है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में आप जो भी मैकेनिज्म यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग, आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो रॉ फॉर्म में तो मिलता नहीं है, ये एक कंपाउंड में मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे पानी से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो पानी से जो मैं हाइड्रोजन अलग करूंगा, इसमें जो भी मैं इक्विपमेंट्स को यूज करूंगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइजर्स आप यूज करेंगे, वो किस तरीके से पावर्ड है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भी हम लोग यहाँ पर पावर यूज करेंगे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए, वो भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उससे सोर्स्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोजन अलग करते समय जो पावर यूज करी है, वो पावर भी कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसलिए इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा गया। इसलिए बाकी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ग्रीन हाइड्रोजन इज गुड, क्योंकि कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है यहां पर, राइट। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, अपना घर इनिशिएटिव। ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए है, वो ट्रक ड्राइवर्स जो लॉन्ग रूट पर ट्रेवल करते हैं, और उनको वही घर जैसी फैसिलिटी देने की एक छोटी सी योजना है, पहल है। यहां पर जितनी भी पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपको एक साफ जो जनरली नहाने के लिए वॉशरूम मिलेगा, सोने के लिए बेड मिलेगा, बेडशीट मिलेगी, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा साफ, तो यू गाइज विल फील लाइक एज इफ इट इज योर ओन होम। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में ही रेसिप्रोकल टैक्स जो टैरिफ है 25% के, वो अनाउंस करे। हालांकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 25% के और टैरिफ अनाउंस हुए जो 27 अगस्त से इंडिया पर लगेंगे। तो ये 25% टैरिफ इंडियन गुड्स पर अनाउंस हुए, और इसलिए हुए क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल और आर्म्स परचेज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप, जो ये मानते हैं कि यही कारण है कि रशिया यूक्रेन वॉर क्यों नहीं रुक रही है। हालांकि इंडिया ने इसको सिरे से खारिज किया है। इंडिया ने बोला कि हम लोगों के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं 25% टैरिफ, इससे $86.51 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट जो हम लोग अमेरिका को करते थे, सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। इसके बाद इंडियन नेवी को मिला नीलगिरी क्लास का तीसरा जहाज। देखो, जहाज के, जंगी जहाज की क्लासेस होती हैं, तो ये नीलगिरी क्लास का थर्ड शिप है, जिसको प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है। और नीलगिरी क्लास का ये शिप बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और ये जहाज कोलकाता में बना है। अच्छी बात यह है कि इस जहाज को आईएनएस हिमगिरी बोला गया है, तो ये आईएनएस हिमगिरी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अच्छी बात यहां पर यह है कि आईएनएस हिमगिरी में 75% कंपोनेंट इंडिजिनस है, मतलब हम नहीं बनाए हैं, हमारे इंडिया से ही निकले हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि जो है वो कंडक्ट करी सिक्किम के ईस्टर्न पार्ट में। देखो, एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स 3 तरीके की होती है, पहला है डोमेस्टिक, दूसरा है बायलेटरल, तीसरा है मल्टीलेटरल। डोमेस्टिक एक्सरसाइज में आप किसी कंट्री को इनवाइट नहीं करते, बायलेटरल एक्सरसाइज में 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है, और मल्टीलेटरल में 2 से ज्यादा। तो ये दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज पूरी तरीके से डोमेस्टिक है। यहां पर हम लोगों ने अपने एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से टेस्ट किया, ताकि हमारी बैटल फील्ड अवेयरनेस बढ़े, रियल टाइम सर्वेलेंस बढ़े, अच्छे से हम लोग डिसीजन ले पाए, ये सब चीजें।
और हम किसी भी यहाँ पर पावर को, हम लोगों ने सेकंड पावर को इनवाइट नहीं किया था। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल संजय वत्सायन जो है, ये वाइस चीफ बने नेवल स्टाफ के। तो इंडियन नेवी के एक तरीके से वाइस चीफ हैं ये। कौन? वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। तो ये 47th वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के, जो न्यू दिल्ली में बैठेंगे। अगर मैं इनका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दूं तो इनको नाव सेना मेडल 2000 में मिला था। अति विशिष्ट सेवा मेडल ही गॉट इन 2025। नेक्स्ट ईयर, कृष्णा स्वामीनाथन, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड। आपको बेटा मैं वैसी एक चीज बता दूं, शायद काफी बच्चे जानते होंगे यहाँ पर कि हमारी जो इंडियन नेवी है उसकी बहुत सारी कमांड्स हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेवी की बहुत सारी कमांड्स, कमांड्स का मतलब हम लोगों ने इंडियन नेवी को यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स में बांटा हुआ है। तो इन टोटल हमारी इंडियन नेवी की अगर हम कमांड्स पर आते हैं तो एक मेरे पास वेस्टर्न कमांड है, एक ईस्टर्न कमांड है, एक सदर्न कमांड है। क्यों? क्योंकि इंडिया तीन तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है। तो तीनों कमांड्स के आपके पास फ्लैग ऑफिसर होंगे। फ्लैग ऑफिसर जो जनरली फ्लैग ऑफिसर को ही कमांडिंग इन चीफ कहते हैं आप लोग, मतलब चीफ कहते हैं आप लोग। तो ये जो कृष्णा स्वामीनाथन है ये वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ है। उसी तरीके से एक चीफ आप लोगों को ईस्टर्न नेवल कमांड का दिखेगा और एक सदर्न नेवल कमांड का दिखेगा। तीनों नेवल कमांड्स के चीफ के ऊपर बैठेंगे इंडियन नेवी के चीफ, है ना, जो आप लोगों की पूरी नेवी के चीफ होते हैं। उसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ये बने इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। तो ही इज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। कौन? जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज आईटीबीपी ने यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक एमओयू साइन किया है। एंड दिस एमओयू इज ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से बायोमेडिकल रिसर्च को बूस्ट कर सकते हैं। और ये बायोमेडिकल रिसर्च किस लिए काम करेगी? पहला फोकस एरिया होगा कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स में ह्यूमन किस तरीके से अडेप्ट करेंगे। बायो सिक्योरिटी के सेक्टर पर बातें होंगी। बायोमेडिकल डिवाइसेस और प्रोस्थेटिक्स के ऊपर यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। प्रोस्थेटिक्स मतलब देखो टांग वांग हाथ वाथ खोने का डर रहता है, तो प्रोस्थेटिक्स मतलब आर्टिफिशियल हैंड और लेग। बायो टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ फूड, और अगर बाय चांस कोई जख्मी हो गया तो उसको किस तरीके से फास्टली रिकवर करे, और फ्रोस्ट बाइट का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए ये एमओयू साइन हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ अलाउ कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दूं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की सारी ब्रांचेस सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से जानी जाएगी। तो इंडिया का सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है भारत के 7 इंस्टीट्यूट्स को, 7 इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंडिया के 7 इंस्टीट्यूट्स को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। इसमें पहला है आईआईटी बॉम्बे, सेकंड है आईआईटी हैदराबाद, थर्ड है आईआईटी आईएसएम धनबाद, फोर्थ है आईआईटी रुड़की, फिफ्थ इज CSIR IMMT भुवनेश्वर, सिक्स्थ इज CSIR NML जमशेदपुर, एंड द सेवेंथ इज NFTDC हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं बेटा। श्री राजकुमार अरोरा ये बने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो हु इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? राजकुमार अरोरा। ये 1990 बैच के IDAS ऑफिसर है, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर है। उसी तरीके से डॉक्टर मयंक शर्मा जो भी एक IDAS ऑफिसर है और ये बने फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज। तो मयंक शर्मा ही गॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्ट, और उसी तरीके से राजकुमार अरोरा गॉट कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट पोस्ट। इसके बाद प्रोफेसर मिशेल डगर्ती, प्रोफेसर मिशेल डगर्ती मैडम को अपॉइंट कर लिया गया है यूके में एस्ट्रोनॉमर रॉयल। आपको बता दूं इस पोस्ट की एक 350 साल की पुरानी हिस्ट्री है, 350 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री। और 350 साल की हिस्ट्री में आज तक इस पोस्ट पर कभी कोई विमेन नहीं बैठी है। तो दिस मैम मिशेल डगर्ती, शी इज द फर्स्ट विमेन जो इस प्रेस्टिजियस पोस्ट पर बैठी। और ये पोस्ट करती क्या है? तो ये यूके के मोनार्क को एस्ट्रोनॉमिकल मैटर्स के ऊपर जनरली एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के इंटरेस्ट को एस्ट्रोनॉमी, स्पेस और साइंस में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 अनाउंस हुए, जिसमें 12वीं फेल को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, फ्लावरिंग मैन को मिला बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड, गॉड वल्चर एंड ह्यूमन गॉड द अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री,
शाहरुख खान और विक्रांत मैसे को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो शेयर्ड था, और इसी के साथ शाहरुख खान का ये पहला नेशनल अवार्ड है। उसी तरीके से रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जो शेयर्ड नहीं है, और ये भी पहला नेशनल अवार्ड है रानी मुखर्जी का। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड विजय राघवन को मिला है, और मुट्ठू पेटई सोमू भास्कर को मिला है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड उत्पल दत्ता को मिला है, और स्वर्णा कमल। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट, हम लोगों ने पिछले मंथ के करंट में कवर किया था कि इंडिया की फीफा रैंकिंग गिरी, जिसकी वजह से इंडिया के फुटबॉल चीफ ने रिजाइन किया। तो इंडिया के नए फुटबॉल जो कोच है वो बने खालिद जामिल। खालिद जामिल इंडियन फुटबॉल टीम के नए हेड कोच हैं ये, और इनका अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कंफर्म किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनका अपॉइंटमेंट कंफर्म किया है। इसके बाद बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने यहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नेटवर्क लॉन्च किया है, जिस कवरेज का नाम क्या है, पियर्स, मतलब प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेस। तो प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेस, तो इससे होने क्या वाला है, तो जनरली ये चाहते हैं कि यूनिवर्सली हेल्थ फैसिलिटीज उन लोगों को भी मिले जो इससे बहुत दूर है, बहुत पीछे है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया ने पहली बार एक फीफा टैलेंट एकेडमी लॉन्च कर दी है। ये फीफा टैलेंट एकेडमी तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगी। हैदराबाद में कहां पर, हैदराबाद में गाचीबाउली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में। ठीक है जी। तो इससे इंडिया का एक यंग टैलेंट इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल, उसको हम लोग निखार पाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात अभी खालिद जामिल के वक्त भी हुई थी। इसका हेडक्वार्टर 1937 में ये बॉडी बनी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और कल्याण चौबे इस समय इसके प्रेसिडेंट है। इसके बाद बेटा आपको पता होगा अभी उड़ीसा की वो गर्ल जो जिन्होंने अपने आप को ही इम्यूलेट कर लिया, क्यों, क्योंकि कॉलेज अथॉरिटीज मैडम की बात नहीं सुन रही थी। वो बार बार एक प्रोफेसर उनको सेक्सुअली हैरास करता था। उन्होंने लेटर भी लिखा था, कंप्लेंट भी लिखी थी, बट प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। अपने आप को प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आग लगा दी एंड शी डाइड। उसके बाद उड़ीसा सरकार की आंखें खुली और उन्होंने शक्ति श्री प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो विमेन सेफ्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनके ग्रीवियांसेस को अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए एक फास्टर मैकेनिज्म को चुना गया। पूरे कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी सर्वेलेंस को बढ़ाया गया, और सभी कैंपसेस में ट्रेन्ड स्टूडेंट लीडर्स यहां पर अपॉइंट किए गए। तो अगर ये अभी हो सकता है तो उस समय क्यों नहीं हो रहा था। तो चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी अनाउंस दिस इनिशिएटिव इन द कैपिटल भुवनेश्वर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर, अब पहले भी देखो टिकटॉक स्नैपचैट इंस्टा फेसबुक तो बैन किया ही था 16 साल के बच्चों के लिए। अब यहां पर एक चीज और बैन कर दी है, और वो क्या है, यूट्यूब अकाउंट्स। तो 16 ईयर्स, सॉरी, बिलो 16 ईयर्स ओल्ड दे कैन नॉट ओपन और मेक यूट्यूब अकाउंट्स, और ये पॉलिसी दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक पावरफुल 8.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का भूकंप रशिया के कामचेटका कोस्ट के पास महसूस किया गया। ये सन 2011 के बाद का सेकंड पावरफुल, सॉरी 2011 के बाद का पावरफुल अर्थक्वेक है। हालांकि 2011 में 9 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो आया था, जिसकी वजह से जापान में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, फुकुशिमा। तो ये जो अर्थक्वेक आया अभी, इसका जो एपिसेंटर था वो 119 किलोमीटर साउथ ईस्ट बताया गया, पेट्रो पेवलोस्क कामचेट्स्की पेट्रो पेवलोस कामचेट्स्की से 119 किलोमीटर साउथ ईस्ट बताया गया, और बहुत ही शैलो डेप्थ पर लोकेटेड था, विच इज 19.3 किलोमीटर्स। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, इन्होंने शायद नेटो से दुश्मनी पाल ली है, या ये कह लो कि यूएस के अगेंस्ट चल रहे हैं शायद, क्योंकि चले भी क्यों ना, क्योंकि ट्रम्प भैया बहुत समझदार है। तो प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर जो है ये यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं दुनिया को कि भैया अगर इजराइल नहीं रुका, अगर इजराइल इसी तरीके से गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मचाता रहा, तो सितंबर में अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, और हो सकता है कि उस मीटिंग में यूके पैलेस्टाइन, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को स्टेट का दर्जा दे दे। इट कैन हैपन, इट कैन वेरी मच हैपन कि हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करें एज अ स्टेट। तो बेटा एक्चुअली इंडिया की तरह नहीं होता। यूके में प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप भी खींच लेते हैं, घेर लेते हैं, तो वहां पर आंसर देना पड़ता है उन्हें। इंडिया की तरह नहीं होता वहां पर। तो यहां पर अंडर दैट प्रेशर, यहां पर कियर स्टारमर ने क्या बोला कि अगर पैलेस्टाइन, इजराइल फेल होता है, हमारे कही अनुसार अगर इजराइल फेल होता है
अगर वो गाजा में सीज फायर नहीं करता, रिलीफ प्रोग्राम्स को दोबारा से कंटिन्यू नहीं करता, तो आई मे रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या पैलेस्टाइन अभी स्टेट नहीं है क्या? नहीं। 140 देश पैलेस्टाइन को स्टेट मानते हैं, जिसमें इंडिया भी है। तो ये भी आपको बता दूं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी पैलेस्टाइन को एक कंट्री मानता है। बट अभी फिलहाल ये ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में यूनाइटेड नेशंस में है। पैलेस्टाइन को यूएन ऑब्जर्वर कंट्री मानता है, बट कंट्री नहीं मानता। तो जो ऑब्जर्विंग कंट्रीज होती है ना, वो यूएन की बैठकों में पार्टिसिपेट तो कर सकती है, बट वोट नहीं कर सकती। तो अब आप बोलेंगे सर यूके का कंडीशंस क्या है? यूके की कंडीशन नंबर ये है कि गाजा में सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकना होगा। दूसरा, वेस्ट बैंक में जो भी इजराइल के प्लान्स हैं, एनेक्सेशन प्लान्स, उसको भी इजराइल वहां पर रोके। थर्ड, पूरी तरीके से पीस प्रोसेस के लिए इजराइल को कमिट होना चाहिए, और दोनों जो देश है, मतलब यहां पर गाजा और इजराइल, दोनों बैठकर एक टू स्टेट सोल्यूशन इसका ढूंढे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल जो मतलब यूके पैलेस्टाइन को कंट्री डिक्लेयर करेगा आने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में। और कहते हैं ना कि एक इंसान बोलता है तो पीछे पीछे सभी लग जाते हैं। तो यूके ने बोला, तो साथ के साथ फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने भी बोला कि हाँ सर, सेम सेम, मैं भी यही बोलना चाह रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस बाय 30% इन द फाइनेंशियल ईयर 26। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये ट्रंप जो टैरिफ्स इंडिया पर लगा रहे हैं, इससे भारत के एक्सपोर्ट यूएस को जो होते हैं वो 30% तक कम हो जाएंगे, जो कि $60.6 बिलियन के आसपास है। और ये आंकड़ा मैं पब्लिश कर रहा हूं जब टैरिफ 25% थे। उसके बाद तो हमको पता ही है कि टैरिफ 50% अनाउंस हो गए। हालांकि अभी तक दुनिया में दो ही कंट्रीज हैं जिसके ऊपर ट्रंप भैया ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, एक तो ब्राजील 50% और दूसरा इंडिया 50%, 27 अगस्त के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम पर ट्रंप ने 20% टैरिफ लगाया हुआ है, बांग्लादेश पर 18% है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब पर 19% ईच है, जापान साउथ कोरिया पर 15% ईच है। तो ऐसे में इंडियन गुड्स ऑफ कोर्स यहाँ पर जो यूएस मार्केट है वो वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट करेगी। खास करके हम लोगों को सबसे ज्यादा डर जो है ना वो टेक्सटाइल सेक्टर का है। टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का वनरेबल हो जाएगा इसकी वजह से। वो बात अलग है कि हमारी कंट्री डाइवर्सिफाई करने की सोच रही है, बट फिर भी वनरेबल तो हो ही जाएगा। बाकी ये आदमी बहुत शाना है, क्योंकि इसने उन सब चीजों को टैरिफ से अलग रखा है जिन चीजों की वजह से यूएस में त्राहिमाम मच सकता था। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बाहर रखा है, एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपको पता है, एप्पल के फोन भी आजकल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ऐसी चीजों को बाहर रखा है साथ में। इसके बाद फ्रेंड्स, नीति आयोग ने यहां पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। और ये जनरली ये देखेगा कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के काम कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया 2070 तक नेट जीरो होना चाहता है। तो ये इंडेक्स आपकी प्रोग्रेस को जनरली असेस करेगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडिया बन गया है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट, फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। एंड ऑब्वियसली ये रिपोर्ट एयर इंडिया के क्रैश से पहले की रिपोर्ट है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सेकंड चाइना है, थर्ड यूके है, फोर्थ पर स्पेन है और फिफ्थ पर इंडिया आता है। इसके बाद बेटा परीक्षा पे चर्चा, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको स्टार्ट किया था बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर को रिजॉल्व के लिए। तो परीक्षा पे चर्चा जो है उसने अर्न किया वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिटीजंस एंगेजमेंट। तो सिटीजंस एंगेजमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने परीक्षा पे चर्चा को दिया, विच इज गुड। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि कहा जाता है कि 53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस जो है वो इसके 8th एडिशन में रिकॉर्ड की गई, जो किसी भी प्रोग्राम के लिए एक महीने में किया गया सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। मतलब एक महीने में 53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस को रिकॉर्ड करना अपने आप में बड़ी बात थी। फिर बेटा नीति आयोग ने जो वो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो लॉन्च किया था ना, उसी इंडेक्स में एक एम्बिशियस ईवी का टारगेट सामने आया। और वो क्या था कि इंडिया चाहता है कि 2030 तक जो टोटल गाड़ियां हमारे भारत में बिके उसका 30% कार ईवी होना चाहिए। बट सर उसके लिए तो आपको ईवी सस्ता करना पड़ेगा, और वो हम कर नहीं रहे हैं। 2020 में ईवी जो इंडिया में ईवी का पेनिट्रेशन था वो दुनिया के मुकाबले 1/5 था।
4 सालों में दुनिया के मुकाबले वो 2/5 पहुंचा। हालांकि 4 सालों में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई ऐसा इन्होंने बोला, बट फिर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। दैट्स गुड। इसके बाद बेटा इंडिया का पहला मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, गुजरात के कांडला पोर्ट में, तो ये रिपीटेड न्यूज है। इसके बाद फ्रेंड्स पीबी बालाजी, आपको पता होगा रतन टाटा जी के टाइम पीरियड में हमने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया था, दो ब्रिटिश कंपनीज हैं ये। और जब से इसको एक्वायर किया गया है तब से इस कंपनी का कभी भी कोई इंडियन सीईओ नहीं बना। तो पीबी बालाजी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन सीईओ ऑफ बीएलआर, मतलब सॉरी ऑफ जेएलआर, जैगुआर लैंड रोवर, जैगुआर लैंड रोवर। और इससे पहले कौन थे? एड्रियन मॉडल इस कंपनी के इससे पहले सीईओ थे, जिन्होंने इस कंपनी में अपने 35 साल दिए हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड 6 अगस्त को हिरोशिमा डे हम लोगों ने यहां पर मनाया। हिरोशिमा में हुए वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो वॉर क्राइम्स यहां पर यूएस ने करे थे, मैं तो उसको वॉर क्राइम्स ही बोलूंगा खास करके अब तो बिल्कुल, इन्होंने लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब यहां पर गिरा दिया जिसने हिरोशिमा की बैंड बजा दी। और इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी डे भी आपको पढ़ाऊंगा। फिर बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक बड़ा फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि वॉस्त्रो अकाउंट्स खोलने के लिए जो आपको मेरी परमिशन चाहिए होती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स वॉस्त्रो अकाउंट्स क्यों खोले जाते हैं? ताकि हम लोग रूपी रूपी ट्रेड, ताकि हम रूपी टू रूपी या रूपी टू एनी अदर लोकल करेंसी, तो रूपी रूपी ट्रेड या लोकल करेंसी में ट्रेड को हम लोग बढ़ावा दे पाए। वॉस्त्रो अकाउंट्स हम लोग इसलिए खोलते हैं ताकि डॉलर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो। तो इसमें होता क्या है, इसमें मान के चलो एक रशिया है और हम लोग इंडिया है। तो रशिया में कस्टमर्स बैठे हैं, इंडिया में सामान बेचने वाले बैठे हैं। तो हुआ क्या कि रशिया का एक बैंक है एबीसी बैंक, और रशिया के एबीसी बैंक ने इंडिया के एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया। तो इंडिया के एचडीएफसी बैंक में एबीसी बैंक ऑफ रशिया हैज ओपन एन अकाउंट। तो ये इंडिया में आकर इन्होंने कोई अपनी ब्रांच नहीं खोली, इन्होंने इंडिया में किसी इंडियन बैंक के साथ एक अकाउंट खोल लिया। तो अगर इंडिया में मर्चेंट, मान के चलो इंडिया में कस्टमर्स हैं चलिए, और रशियन सामान बेच रहे हैं, तो रशिया में मर्चेंट्स बैठे हैं, तो रशिया शिपमेंट भेजेगा और इंडियन कस्टमर्स एचडीएफसी में इस अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। और एचडीएफसी में अकाउंट ये एबीसी बैंक का है, तो मर्चेंट्स रशिया के हैं, तो रशियन मर्चेंट्स को एबीसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। तो एबीसी बैंक एचडीएफसी बैंक में रखे पैसे को यहां पर मंगवा सकता है क्योंकि अकाउंट तो इसी का ही है। और एक बार पैसा आ गया तो मर्चेंट्स को फ्रीली वो ट्रांसफर किया जा सकता है। इस तरीके से रूपी रूपी ट्रेड या रूपी रूबल ट्रेड आसान हो जाएगी, हमारा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस जो है ये कम होगा। तो अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में इंडियन बैंक के साथ अकाउंट खोलता है तो इसको वॉस्त्रो अकाउंट्स कहते हैं, स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स। पहले इसको खोलने से पहले आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत थी, बट अब नहीं है। इसका मतलब बड़ी मात्रा में अब ऐसे अकाउंट्स खोलेंगे और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस हम लोगों की कम होगी। इसके बाद 6 से 8 ऑफ अगस्त के बीच में गाजियाबाद के फॉर्चून होटल, फॉर्चून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया एक वर्कशॉप। किसके ऊपर? हर्बल मेडिसिन रेगुलेशन के ऊपर, हर्बल मेडिसिन रेगुलेशन के ऊपर। इसके बाद बेटा इंडसइंड बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने राजीव आनंद। आपको बता दूं जब भी किसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाना होता है तो आपको अप्रूवल चाहिए होता है आरबीआई का। तो राजीव आनंद जी को आरबीआई का अप्रूवल मिल चुका है और इंडसइंड बैंक के ये नए एमडी और सीईओ बन चुके हैं। इस बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। 1994 में ये बैंक बना था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया और फिलीपींस, आपको पता होगा फिलीपींस के अभी प्रेसिडेंट इसी महीने इंडिया की यात्रा पर थे अगस्त में। इनका नाम क्या था? फर्डिनेंड, प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले तो दोनों कंट्रीज के हेड्स ने यहां पर डिसाइड किया कि चलो अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब क्योंकि इंडिया और फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो गए हैं तो हम एक दूसरे के साथ कई सारे एरियाज में कोऑपरेट करेंगे, जैसे डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हम लोगों के बीच में बढ़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये एक हिस्टोरिक एंगेजमेंट है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज
1949 से ही शुरू हो गए थे। और इंडिया ने भी एक पॉलिसी चला रखी थी, लुक ईस्ट, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से चलती है। तो इसकी वजह से भी फिलीपींस के साथ हम लोगों के रिश्ते अच्छे हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिलीपीन आसियान का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी एक रिपोर्ट आई है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट में गुजरात इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टिंग स्टेट बना। मतलब अगर मान के चलो कि हमारी कंट्री ने 100% सामान एक्सपोर्ट किया, तो उसमें से 26.6% सामान जो है वो अकेले गुजरात ने एक्सपोर्ट किया। इसके बाद 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट होता है, और इसी के साथ ये खत्म हो जाता है फर्स्ट वीक का करंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डेडिकेटेड मैनर में छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने सब कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड वीक के साथ। एंड आई होप आप लोग प्रिपरेशन अभी तक कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। एंड इफ यू नीड माई असिस्टेंस, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफलाइन बैच फॉर CUET क्लैट 2026, अगेन मैं बोलूंगा, हम लोग नहीं बोलते, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बेटा, और मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हम लोगों ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं, उसी रिजल्ट्स के दम पर आई कैन से देयर इज नो बेस्ट, नो अदर इंस्टीट्यूट देन अस हु कैन लिटरली हेल्प यू in cracking the CLAT or CUET, in literally making you guys achieve your dream colleges. And on this note, this is Deepak Singhal signing off. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।